जब आप गुजरात के साउथ वाले हिस्से पर नजर डालेंगे तो आपको एक इनलेट दिखाई देगा। ऐसा मालूम होगा जैसे अरेबियन सी इसी इनलेट के रास्ते गुजरात के कोस्टल रीजन्स में अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश कर रहा है। अभी गुजरात के कोस्टल रीजन्स पर बने इस घेरे को ही गल्फ ऑफ खंभात बोलते हैं, जो फिलहाल आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं। और इसी गल्फ ऑफ खंभात के एक छोर पर स्थित है दमन शहर, जो दादर एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है। दोस्त, करीब 2 लाख की आबादी वाले इस शहर के किसी कोने में एक छोटा सा साइबर कैफे है। इसी साइबर कैफे में कुछ लड़के गेम खेल रहे थे। रात के 9 बजते हैं और उनमें से एक लड़का अचानक स्कूटी उठा के अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर भाई साहब, उस लड़के को कोई भी अंदाजा नहीं था कि अब वो कभी भी इस साइबर कैफे में दोबारा गेम नहीं खेल पाएगा, क्योंकि जिंदगी उसके साथ कुछ और ही गेम खेलने वाली थी। अब ये कहानी सुनने के बाद आपका थॉट प्रोसेस एक नए डायमेंशन में गोते लगाने लगेगा और आप बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज की घटना कुछ ऐसी है जो हम में से कई लोगों को किसी भी टाइम पर इम्पैक्ट कर सकती है। शरीर के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ाने वाली इस घटना को हमारे साथ शेयर किया है हमारे ही एक सब्सक्राइबर सुफियान ने, जो कि दमन शहर के रहने वाले हैं। ये घटना 2010 की है, जब सुफियान और उसके दोस्तों ने अपने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद ये लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे और इस बीच जो ये खाली समय था उसमें अपना टाइम पास करने के लिए या तो ये लोग घूमने निकल जाया करते या फिर सुफियान के एक दोस्त का साइबर कैफे था, उसी साइबर कैफे में बैठ के ये लोग गेम खेला करते। और ऐसे ही एक रात सुफियान और उसके 4-5 दोस्त अपने साइबर कैफे में बैठ के गेम खेल रहे थे और तभी इनमें से जो एक लड़का था पंकज, उसकी मम्मी का कॉल आता है। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा बहुत लेट हो गया है, तुम घर आ जाओ। अब जो पंकज का घर था ना, वो साइबर कैफे से थोड़ी दूर पर था और घर पहुंचने में पंकज को 30 मिनट का टाइम लगता था। पंकज ने यहाँ पर अपनी स्कूटी स्टार्ट की और ये अपने घर के लिए निकल गया। इनके ग्रुप में एक और लड़का था सूरज। सूरज का घर पंकज के घर के पास में ही था, पर उसके घर से ऐसे कोई जल्दी वापस आने का प्रेशर नहीं था, तो ये सुफियान और बाकी दोस्तों के साथ गेम खेलने में लग जाता है। पर करीब 1 घंटे के बाद पंकज की मम्मी का कॉल आता है सूरज को। उन्होंने बोला कि बेटा पंकज अभी तक घर नहीं पहुंचा और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। सूरज बोलता है कि आंटी वो तो 1 घंटे पहले ही निकल गया था, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए। तब आंटी ने बोला कि मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है, तुम लोग देखोगे एक बार। यहाँ पर सूरज और उसके दोस्तों को लगा कि शायद पंकज का एक्सीडेंट हो गया है। ये सब लोग अपनी बाइक और स्कूटी उठा के पंकज के घर की तरफ निकलते हैं। अब जिस रास्ते से पंकज रेगुलर कम्यूट करता था अपने घर से साइबर कैफे की तरफ, वो सबसे छोटा रूट था उसके घर जाने का। ये लोग इसी रूट पर पंकज को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए, पर इनको पंकज और उसकी स्कूटी का कोई अता पता नहीं मिला। सबके अंदर पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो इनका 5-6 लोगों का ग्रुप था, वो 2-2 के अलग अलग ग्रुप में बट के जो पंकज के घर जाने वाले लंबे रूट थे, उन रूट्स पर जाके सर्च करेंगे पंकज को। अच्छा, इन 3 रास्तों में से एक रास्ता ओल्ड लाइट हाउस वाला था, तो सूरज और सुफियान अपनी बाइक पर बैठकर उसी ओल्ड लाइट हाउस वाले रोड की तरफ निकलने लगते हैं। पंकज को ढूंढते हुए जब ये लोग लाइट हाउस के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि पंकज की स्कूटी रोड के साइड पर खड़ी है, पर पंकज का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे ये दोनों रोड से टर्न लेके जिधर लाइट हाउस था उस ओर जाने लगे और ये दूर से ही देखते हैं कि पंकज उस ओल्ड लाइट हाउस के नीचे बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक बुझी हुई कैंडल थी और वो लगातार अपना सर नीचे करके उस कैंडल की तरफ देख रहा है। यहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं है पंकज के शरीर में। इन लोगों ने दूर से ही आवाज दिया कि पंकज तो यहाँ क्या कर रहा है? आंटी उधर घर पे इतना परेशान हो रही है और तो यहाँ कैंडल लेके बैठा है। पर पंकज का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। इनको ऐसा फील हुआ कि पंकज तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं रही है। अब ये दोनों वहां लाइट हाउस के पास अकेले थे और इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पंकज के पास जाएं। इन लोगों ने कॉल करके अपने बाकी दोस्तों को भी वहीं पर बुला लिया। अब क्लास 10th का एग्जाम दिया था इन्होंने, थे तो बच्चे ही। अब इनके बीच यही डिस्कशन चल रही थी कि कौन पंकज तक जाएगा। तो जो सूरज लड़का था, मैंने आपको बताया था कि वो पंकज के घर के पास रहता है और पंकज के सबसे क्लोज सूरज ही था। यहाँ पर सबने डिसाइड किया कि सूरज और सुफियान ही जाएंगे पंकज के पास। ये दोनों पंकज के करीब पहुंचते हैं और इन्होंने पंकज को ऐसे पकड़ के हिलाने की कोशिश की। सुफियान बताती है कि यहाँ पर पंकज का शरीर बहुत ज्यादा स्टिफ हो चुका था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी पत्थर को हिला रहे हैं। बाद में इन्होंने अपने बाकी दोस्तों को भी आवाज दी तो ये लोग भी यहाँ पहुंचते हैं और अब सब मिलके पंकज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पंकज का सर अभी भी नीचे था और इसने कैंडल को एकदम जोर से जकड़ रखा है। जब ये सारे दोस्त दोनों साइड से मिलकर उठाने लगे तब सूरज ने उसके हाथ से वो कैंडल छीनने की कोशिश की और जब उसने ऐसा किया ना, तब पंकज अपना सर उठा के सूरज की तरफ देखता है। भाई साहब, सूरज ने पाया कि पंकज का जो आंख है वो पूरा ब्लैक हो रखा है। जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो भी पूरा ब्लैक।
पंकज बहुत डरावनी तरीके से सूरज की आंखों में घूर रहा था। यहाँ पर उसका शरीर भी भारी हो रखा था बहुत ज्यादा। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पंकज के नाक से एक ना धुएं जैसा कुछ निकला बाहर, और फिर उसने कैंडल जो पकड़ के रखा था उसे छोड़ दिया। सूरज उस कैंडल को लेके रोड के साइड पर ही फेंक देता है। यहाँ पंकज का शरीर जो स्टिफ हो रखा था वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, पर यह अभी भी कुछ बोल नहीं रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था कि हिप्नोटाइज स्टेट में है। इन सब ने पंकज को उठाया दोनों साइड से पकड़ के और मोटरसाइकिल पर बैठा के इसे अपने घर लेके गए। अब उसकी मम्मी ने जब पंकज की हालत देखी तो भाई वो बहुत ज्यादा रोने लगी। पंकज यहाँ भी एक टक किसी चीज को लगातार देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कैंडल भले ही उसके हाथ में नहीं हो, पर सामने वो कैंडल को इमेजिन करके लगातार उसकी तरफ देख रहा है। यहाँ उसकी मम्मी का रोना धोना सुन के कॉलोनी के सारे लोग आके उसके घर के पास इकट्ठा हो गए। जहाँ पर इनकी कॉलोनी थी उससे थोड़ी दूर पर ही एक दरगाह था जहाँ एक मौलवी बाबा बैठते हैं। रात के टाइम ही ये सब लोग पंकज को उठा के उस मौलवी बाबा के पास लेके जाते हैं। उन्होंने पंकज का चेहरा देखा और देखते ही बोला कि आपको अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस पर कितनी बुरी शक्ति ने अपना कब्जा किया हुआ है। उस बाबा ने एक ताबीज बना के पंकज के गले में बांधी और ना एक मंत्र पढ़ के उसके मुंह की तरफ फूंका, और फूंक मारते ही पंकज वहीं पर सो जाता है। ये सब लोग उठा के पंकज को वापस घर लेके आए और ये सब कुछ करते कराते रात के 12:30 बज जाते हैं। पंकज के दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह ये सब लोग फिर से साइबर कैफे में मिलते हैं और अभी पंकज टॉक ऑफ द टाउन बन चुका था। एक तो छोटा सा शहर, बात पूरी फैल चुकी थी। ये लोग भी बहुत टेंशन में आ गए कि यार पंकज को क्या हो गया। अब ऐसे छोटे शहरों में ना जो वो दोस्ती वाला बॉन्ड होता है वो बड़ा तगड़ा होता है। ये सारे ही परेशान थे कि यार जल्दी ठीक हो जाए पंकज। अब इनके ग्रुप में 2 मुस्लिम लड़के थे, एक तो सुफियान और दूसरे लड़के का नाम था आबिद। तब सूरज इन दोनों से बोलता है कि यार तुम लोग जाके वो मौलवी बाबा से बात करो ना कि पंकज को जल्दी ठीक कर दे, तुम्हारी बात वो जरूर सुनेंगे। इनका पूरा ग्रुप उस मौलवी बाबा के पास पहुंचता है। ये लोग साइड में ही खड़े थे और वो दोनों मुस्लिम लड़के बाबा के पास जाते हैं। उन्होंने बोला कि बाबा पंकज कब तक ठीक हो जाएगा, हम लोग को बहुत डर लग रहा है, कोई उस पर कुछ जादू वादू तो नहीं कर दिया, ऐसे करके बात कर रहे थे। तब उन बाबा ने इन दोनों को डांट के भगा दिया। बोला कि तुम लोग अभी बच्चे हो, इन सब चक्कर में मत पड़ो। मैंने उसको ताबीज दिया है ना गले में बांधने के लिए, जल्दी ही ठीक हो जाना चाहिए पंकज। पर यहाँ पर बाबा ने एक और बात बोली, जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है तुम लोग उसके घर के अंदर नहीं जाओगे। मेरी इस बात को एकदम गांठ बांध लेना। ये दोनों अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंचते हैं और उन्होंने बोला कि यार बाबा ने ऐसा ऐसा बोला है कि उसके घर नहीं जाना है। अब ये बात सुन के उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा डर गए थे। ये सब वापस अपने घर चले गए हैं, पर सूरज और सुफियान ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यार हम पंकज के घर तक जाएंगे और उसकी मम्मी को बाहर बुला के बात करेंगे कि पंकज कैसा है, उसकी रिकवरी कैसी हो रही है। ये दोनों हिम्मत करके पंकज के घर के पास पहुंचते हैं और इन्होंने घर पहुंच के आवाज लगाई उसकी मम्मी को। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी फिलहाल जो पंकज के घर की बाउंड्री थी उसके दीवार पे ये दोनों लीन होके खड़े थे। थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा कि जो पंकज का घर था उसके घर के ठीक सामने एक और घर है और उस घर से एक लड़की बाहर निकल के आती है। बाहर आके वो लड़की इन दोनों को एक टक देखने लगती है। देखते देखते उसने एक बहुत वियर्ड सी स्माइल की और स्माइल करने के बाद फिर से वापस अपने घर में चली जाती है। पता नहीं क्यों पर उसकी स्माइल सूरज को अंदर से बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी। मतलब सूरज यहाँ पर एकदम हिल गया था। जब 3-4 बार आवाज लगाने के बाद भी आंटी बाहर नहीं आई तब इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार अंदर ही चलना पड़ेगा हम दोनों को, जाके देख तो ले एक बार कि पंकज की हालत कैसी है। ये दोनों पंकज के घर के अंदर जाके वहाँ जो सोफा लगा था हॉल पर उस पर बैठ जाते हैं। आंटी बताती है कि कल रात जब तुम लोग चले गए तब 2-2:30 बजे के आसपास पंकज की नींद खुलती है और ये लगातार एक ही लाइन बोल रहा था कि गेट खोल दो, गेट खोल दो, मेरे को बाहर जाना है, गेट खोलो मम्मी, गेट खोलो। करीब 1 घंटे तक वो ऐसे बड़बड़ाते रहा और जब घड़ी में 3:30 बजा तब जाके इसका बड़बड़ाना बंद हुआ और उसके बाद पंकज फिर गहरी नींद में सो गया। और जो पंकज सोया है ना अभी तक सो के नहीं उठा। मैंने बहुत बार उठाने की कोशिश की पर उसके बॉडी में कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ बात ये थी कि पंकज का यूके का वीज़ा लग चुका था हायर स्टडीज़ के लिए। 15 दिन बाद पंकज की फ्लाइट थी। अब ये सब लोग बहुत परेशान हो गए कि यार यही कंडीशन रही पंकज की तो कैसे जाएगा ये। सुफियान ने बोला कि आंटी एक बार आप वो मौलवी बाबा को फिर से कॉल कीजिए। यहाँ पर पंकज की मम्मी ने उस मौलवी बाबा को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिला के बोला कि बाबा पंकज अभी तक उठा नहीं है, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें आप बताइए, कुछ उपाय बताइए। तब बाबा बोलते हैं कि मुझे ना कुछ साधना करनी पड़ेगी इसके लिए और इस काम को करने में टाइम लगेगा, तो मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर आऊँगा। ये बात सुन के पंकज की मम्मी ने फ़ोन काट दिया और इनके फ़ोन काटने के 5-7 मिनट के बाद ही
ये सब लोग देखते हैं कि पंकज उठ के अपने कमरे से बाहर निकल रहा है। चेहरा उसका एकदम डल था और आंख पे बहुत ज्यादा पीलापन। ये आके चुपचाप हॉल में जो बेड लगा था उस बेड पे बैठ जाता है। वहां बैठ के पंकज सूरज और सुफियान की तरफ देखे जा रहा है। बस इन दोनों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, ठीक है तू? पर पंकज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने एक शब्द जवाब भी नहीं दिया। 15-20 सेकंड वहां बैठने के बाद पंकज उठता है और उठ के ये बाथरूम के दरवाजे की तरफ जाने लगा, पर फिर बीच रास्ते में ही रुक के ये ना वापस मुड़ जाता है सुफियान और सूरज की तरफ। वहां से चलते हुए ये सूरज के पास आता है। सूरज यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा था पंकज को देख के। पंकज धीरे से झुकता है और इसने सूरज के कान में कुछ बोला। पंकज एक बहुत ही डरावने आवाज में बोलता है सूरज से कि लगता है तुझे मार के ही मेरा रास्ता बनेगा, ज्यादा उस बाबा के चक्कर में मत पड़। ये बोल के पंकज एक बहुत ही कनिंग सी स्माइल देते हुए उस वॉशरूम के दीवार की तरफ गया और दीवार के सामने खड़े होके ये ना उसमें अपना सर मारने लगा धीरे धीरे। पंकज की वो बात सुन के सूरज इस समय एकदम सहम चुका था अंदर से। पर जो सूरज लड़का था इसके ना एक पर्सनालिटी थी अपने ग्रुप में बहुत माचो टाइप की। ऐसा होता है ना कि बहुत रफ टफ और राउडी टाइप का लड़का, वैसी पर्सनालिटी थी। अब उसकी पर्सनालिटी खराब ना हो जाए इस चक्कर में सूरज ये बात बताता नहीं है किसी को उस टाइम पे कि पंकज ने उसको क्या बोला। सुफियान ने पूछा कि क्या बोला पंकज ने, तभी एक फेक सी स्माइल देके ऐसे ही टालने की कोशिश की बात को। कुछ नहीं, बस कान के पास आके ऐसे फूंक मारा उसने। पर अंदर ही अंदर सूरज की फटेहाल हो रखी थी भाई साहब। शाम के 6:15 बजते हैं। ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि फिर से वहाँ साइबर कैफे में मिलते हैं, गेम वेम खेलते हैं, अपना थोड़ा टाइम पास करते हैं। पर जो सूरज लड़का था इसने मना कर दिया कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं अपने घर पे रुकूंगा आज। ये बात सुन के सुफियान ने सूरज की फोटो खींची और जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें पोस्ट कर दिया। अब ये थे तो बच्चे ही। पोस्ट करके उसने लिखा कि ये देखो हमारे माचो मैन की फट गई यहाँ पे। पंकज ने इसके कान में कुछ बोला और ये डर रहा है साला, ऐसे हीरो बनता फिरता है। सूरज की यहाँ बेइज्जती हो रही थी और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये ग्रुप में मैसेज करता है कि सुफियान पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आता हूँ साइबर कैफे चल। 6:30 बजे ये लोग पंकज के घर से निकल के उस साइबर कैफे में पहुंचते हैं जो इनका अड्डा था। यहाँ पर सबने अपना अच्छा टाइम पास किया। रात के 9:15 बजते हैं और अब सबके अपने अपने घर जाने की बारी हो चुकी थी। रात को 9:15 बजे सूरज अपनी स्कूटी उठा के घर की तरफ निकलता है। बैक ऑफ द माइंड में पंकज द्वारा बोली गई बात इसे बार बार हिट कर रही थी। इस टाइम पर सूरज को पता नहीं क्या हुआ, ये जो शॉर्ट रास्ता था घर जाने का उसे छोड़ के ओल्ड लाइट हाउस वाले रोड पर निकल जाता है। सूरज को ऐसा फील हुआ कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो उसे पुल कर रही है अपनी तरफ। थोड़ी देर के बाद ये उस पुराने लाइट हाउस के सामने पहुंचता है। इसने अपनी स्कूटी रोड के किनारे पर खड़ी की। रास्ता एकदम सुनसान, एक बंदा नहीं था उधर। ये फिलहाल अपनी स्कूटी से चल के लाइट हाउस की तरफ जाने लगा जहां पर पंकज उस रात बैठा हुआ था। सूरज फाइनली लाइट हाउस के नीचे पहुंचता है और ये ना उस जगह पर ऐसे चक्कर लगाने लगा गोल गोल और आसपास ऐसे झांक झांक के देखने लगा कि कोई है तो नहीं इधर। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जिस एनर्जी ने पंकज के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है वो इसे दिख जाए। 10th क्लास में दिमाग इतना मैच्योर तो हुआ नहीं होता है कि वो समझ पाए कि ये एंटिटीज़ कुछ खास लोगों को ही दिखती हैं जिनकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी उनसे मैच कर जाती है। थोड़ी देर वहाँ चक्कर लगाने के बाद सूरज उसी जगह पर बैठ जाता है जाके जहाँ पंकज उस रात बैठा था। वहाँ बैठ के ये एक टक सामने अपनी स्कूटी की तरफ देख रहा है। 30-35 सेकंड बैठने के बाद पंकज देखता है कि इसकी स्कूटी के पास ना एक कुत्ता कहीं से आके खड़ा हो गया। उसका मुंह सूरज की तरफ था और सूरज को देखते ही पहले तो इसने गुर्राना स्टार्ट किया और फिर बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता शायद किसी को देख के भौंक रहा है जोर जोर से। इससे पहले कि सूरज अपनी बॉडी ऐसे मूव करके साइड में देखता कि कहीं कोई है तो नहीं, इससे फील हुआ कि जो इसके बॉडी के पीछे का हिस्सा है सर से लेके नीचे स्पाइन तक, वो ना एकदम ठंडा पड़ गया है। मतलब बॉडी के सामने और पीछे के टेम्परेचर में एकदम क्लियर डिफरेंस सूरज फील कर पा रहा था। और थोड़ी देर के बाद ही इसे एहसास हुआ कि भाई कोई ना इसके पीछे खड़े होके टॉप से सूरज की तरफ ऐसे देख रहा है लगातार। एकदम ये क्लियरली फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी के जस्ट पीछे ही खड़ा है कोई। पर ये इतना ज़्यादा डर चुका था कि इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि पीछे मुड़ के देखे। थोड़ी देर के बाद ये बिना पीछे मुड़े चुपचाप चल के अपनी स्कूटी के पास पहुंचता है। वहाँ फटाफट स्कूटी स्टार्ट करके ये अपने घर की तरफ जाने लगा। लाइट हाउस को क्रॉस किए कोई 500 मीटर ही हुए होंगे
और इसकी नज़र अपनी स्कूटी के रियर व्यू मिरर पे पड़ जाती है। ये देखता है कि इसके पीछे एक औरत बैठी है और उसका पूरा फेस जला हुआ था बुरी तरीके से। उसका हेड ऐसे टिल्टेड था और जैसे ही सूरज का आई कांटेक्ट हुआ ना उससे, भाई साहब ये स्कूटी पर अपना कंट्रोल खो देता है। ये सीधा जो रोड के साइड में स्ट्रीट लाइट लगी थी उसमें जाके मारता अपनी स्कूटी। सूरज रोड के किनारे पर गिरा, इसे थोड़ी बहुत चोट भी लगी। चूंकि स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी इसलिए कोई फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ सूरज का। वहाँ गिरने के बाद ये कराहने लगता है ज़ोर ज़ोर से। थोड़ी देर के बाद जो रोड पे लोग आ जा रहे थे वो सब आते हैं सूरज के पास, इसको पानी वानी पिलाया। और 15-20 मिनट के बाद सूरज वहाँ से उठकर अपनी स्कूटी पे बैठता और सीधा अपने घर पहुँचता है। अब अपनी माचो पर्सनालिटी को छुपाने के लिए सूरज ने इस बात का भी जिक्र किसी से भी नहीं किया उस टाइम, क्योंकि अगर ये बता देता कि ऐसा देख के मैं डर गया था तो इसका मजाक उड़ता सबके सामने। सूरज घर पहुंचा, इसके पेरेंट्स ने पूछा कि क्या हो गया, गिर कैसे गया तू? उसने बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया एक छोटा सा। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि सूरज एकदम नॉर्मल था। उसे ना मतलब ऐसा नहीं फील हो रहा था कि कुछ एंटिटी उसके ऊपर है या फिर वो पोजेस्ड है, इस तरीके से नहीं, एकदम नॉर्मल था सूरज। और उसका कारण बस एक ही था कि उसने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था और ये रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करता है। इसी चक्कर में जो भी वो एंटिटी पीछे बैठी थी वो ना इस पर हावी नहीं हो पाई। अब अगली सुबह फाइनली वो मौलवी साहब जो थे वो पंकज के घर पर आने वाले थे उसे ठीक करने के लिए। तो सूरज और उसके 3-4 दोस्त पंकज के घर पर पहुंचते हैं। इन लोगों को लगा कि शायद पंकज उस स्टेट में, उस पोजेस स्टेट में अगर कुछ करने की कोशिश भी करे तो ये लोग होंगे वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए, संभालने के लिए। पंकज की मम्मी ने मौलवी बाबा को फ़ोन मिलाया तो यहाँ पर उस बाबा ने बोला कि देखो मैं इसे ठीक तो कर दूंगा, पर तुम लोगों को वो घर छोड़ के जाना होगा। तुम लोग कभी दोबारा उस घर में वापस नहीं आओगे पंकज को लेके। पंकज के मम्मी और जो उसके रिलेटिव थे इन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, 15 दिन बाद इसकी यूके की फ़्लाइट है, हम उस 15 दिन तक पंकज को कहीं और लेके रह लेंगे और वहाँ से सीधा उसे यूके भेज देंगे। अब ये सारे दोस्त पंकज के कपड़े और सामान वगैरह पैक करने में लग गए। मौलवी बाबा आते हैं, उन्होंने अपना जो क्रिया करना था वो सब किया और फिर वो वहाँ से वापस चले गए। इन्होंने बोला कि जब सब कुछ तुम्हारा पैक हो जाए तब पंकज को यहाँ से लेकर निकल लेना। शाम के टाइम पंकज की जब पैकिंग खत्म हो गई तब इसके दोस्त बाहर निकलते हैं पंकज के घर से। जब बाहर निकले तो सूरज की नज़र फिर से पंकज के घर के सामने वाले घर पर गई। ये देखता है कि भाई वो लड़की बाहर ही खड़ी है और इनकी तरफ बहुत गुस्से से देख रही थी। अभी पंकज के उस घर से बाहर निकलने का टाइम हो गया था। ये सब लोग पंकज को पकड़ के उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब पंकज के अंदर पता नहीं कैसी पावर आ गई, इसने सबको झटक दिया। ये जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ये घर के दहलीज के बाहर ही नहीं आए। इन लोगों ने लाख जुगत कर ली, सबने अपना पूरा दम लगा दिया कि पंकज को घर से बाहर निकालें, पर भाई साहब ये सारे के सारे फेल हो गए उसमें। सूरज यहाँ देखता है कि वो लड़की अभी भी अपने घर के गेट के बाहर खड़ी है। यहाँ पर पंकज की मम्मी ने फिर से उस मौलवी बाबा को फोन किया कि पंकज घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, हम लोगों ने इतनी कोशिश कर ली। तब वो मौलवी बाबा उसी टाइम पर पंकज के घर पहुँचते हैं और जैसे ही वो इसके घर आए ना, जो उनके घर के सामने लड़की खड़ी थी गेट पे, वो भाग के अंदर चली गई। पंकज के घर आके उन्होंने दुआ वगैरह पढ़ी और जैसे तैसे पंकज को बाहर निकाल के ये लोग कार में बैठाते हैं उसे, और यहाँ से पंकज के रिलेटिव और उसकी मम्मी इसे लेके एक दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो गए। सुफियान बताते हैं कि उसके बाद से ही हम कभी भी अपने दोस्त को मिल नहीं पाए। 15 दिन बाद पंकज की यूके की फ़्लाइट थी तो वो उधर चला गया और अभी 15 साल हो चुके हैं, पंकज वापस इंडिया लौट के नहीं आया है। इसकी मम्मी और बहन भी उसके पास ही यूके में शिफ्ट हो गए। पंकज के जाने के बाद सारे दोस्त बाबा के पास पहुंचते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, अब थोड़ा सा डिटेल में बताइए, अब तो हमारा दोस्त भी नहीं है यहाँ पे। तब उस मौलवी बाबा ने बोला कि जो वो लड़की थी उसने पंकज के ऊपर काला जादू करवा रखा था। पंकज को वो पसंद करती थी बहुत ज़्यादा और किसी भी हाल में उसे पाना चाहती थी। यहाँ पर सूरज खुल के सारी बात मौलवी बाबा के सामने रखता है। सूरज ने बोला कि हाँ, वो लड़की तो पंकज को पसंद करती थी और उसने 2-3 बार पंकज को बोला भी था, पर पंकज उसे उस नज़र से देखता नहीं था, उसने हमेशा उसको मना कर दिया। उसी गुस्से में उस लड़की ने किसी बहुत ही पावरफुल तांत्रिक से कंसल्ट किया था और उस तांत्रिक ने एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी को पंकज के ऊपर छोड़ा था जिससे वो इस लड़के के काबू में आ जाए। सूरज बताते हैं कि वो लड़की भी, अभी जो उनका घर था वो रेंटेड रूम था इनका, अब छोटी सी जगह थी तो सारी बात फैल गई थी लड़की के बारे में, तो उस लड़की के फैमिली वाले ने भी अपना वो जगह चेंज कर लिया।
तो यार ये थी पंकज और उसके दोस्तों की पूरी कहानी दमन से। अगर आपके परिवार में भी ऐसी कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।